गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अर्थशास्त्र आपका जो सिलेबस है उसमें अर्थशास्त्र दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हमने अध्ययन किया। आज से हम समष्टि अर्थशास्त्र को प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज लेसन 1 है, इंट्रोडक्शन। पहले इसका परिचय कर लिया जाए। समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। मैक्रो शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बड़ा या बृहत। बड़ा या बृहत, बड़ा या बृहत। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पे आर्थिक क्रियाएं, जिसमें आर्थिक मुद्दे व आर्थिक समस्याएं दोनों शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं, का अध्ययन करती है। ये अर्थव्यवस्था को छोटी छोटी भागों में न बांट के बल्कि बड़े बड़े भाग का या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन करता है। एक परिभाषा है एम.एच. स्पेंसर की। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा उसके बड़े बड़े खंडों से होता है। इसके अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है: बेरोजगारी का स्तर, मुद्रास्फीति की दर, राष्ट्रीय आय, समग्र मांग व पूर्ति, जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होता है। बेरोजगारी अगर हम माप करेंगे तो किसी एक व्यक्ति की बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, बल्कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग काम पे लगे हुए हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। एक शब्द आया मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? मुद्रास्फीति का अर्थ होता है महंगाई, जिसमें वस्तुओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है, उसी को कहते हैं मुद्रास्फीति। आम बोलचाल की भाषा में हम महंगाई कहते हैं और आर्थिक शब्दावली में उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का मतलब पूरे राष्ट्र की आय। कोई एक देश है, उसमें एक साल में कितना उत्पादन हो रहा है, उस देश के लोगों की कितनी आय हो रही है, उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय को आगे हम चलकर एक लेसन के रूप में डिटेल में पढ़ेंगे। समग्र मांग एवं पूर्ति। समग्र मांग एवं पूर्ति मतलब पूरी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की कितनी मांग, किसी एक बाजार या किसी एक उपभोक्ता के द्वारा कितनी मांग की जा रही है, नहीं, बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उसकी कितनी मांग है, उसे हम समग्र मांग या समग्र पूर्ति कहते हैं। तो यहाँ भी आपने देखा कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग पूरी अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र। अब हम ये जानेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ते क्या क्या हैं। अच्छा, एक परिभाषा एक छोटी सी रह गई, उसे मैं बता दूं। चैम्बरलिन एक अर्थशास्त्री हैं, चैम्बरलिन। इन्होंने परिभाषा दी, समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याख्या करता है। समष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याख्या करता है। ये चैम्बरलिन की परिभाषा है। समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याख्या करता है। चलिए अब हम चलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में हमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय आय का पहला है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय मतलब पूरे राष्ट्र की आय।
कि एक देश में एक वर्ष में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, सभी लोगों की सामूहिक रूप से आय क्या है। रोजगार का सिद्धांत हम पहले ही आपने पढ़ा होगा। उत्पादन के जितने भी साधन हैं, जैसे श्रम है, भूमि है, पूंजी है, साहस है, संगठन है, इन सभी साधनों को रोजगार कैसे मिलता है और किस तरीके से हम अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं कि साधन कोई भी बेकार ना पड़ा रहे, सभी संसाधनों का प्रयोग हो। क्योंकि जब सभी संसाधनों का प्रयोग होगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन अपने अनुकूलतम, अपने अधिकतम अवस्था में होगा। मुद्रा का सिद्धांत, मुद्रा अर्थव्यवस्था में कितनी चाहिए, कितनी मांग है, कितनी पूर्ति है, इससे संबंधित सिद्धांत को हम मुद्रा सिद्धांत में पढ़ेंगे। सामान्य कीमत सिद्धांत, सामान्य कीमत किसी एक वस्तु की कीमत के बारे में बात नहीं करता है, बल्कि अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की जो कीमत है उसको जो औसत रूप से व्याख्या करता है, सामूहिक रूप से जो उसकी व्याख्या करता है, उसी को हम सामान्य कीमत कहते हैं। आर्थिक विकास का सिद्धांत, एक देश किस तरीके से अपना आर्थिक विकास करे, किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या उस देश की समस्याएं हैं, वह देश अभी तक क्यों पिछड़ा हुआ है, अभी तक वो विकसित क्यों नहीं हो पाया, वहाँ पे बेरोजगारी क्यों है, गरीबी क्यों है, आदि ऐसी समस्याएं जो हैं, जो एक अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक होती हैं, उनका हम अध्ययन आर्थिक विकास सिद्धांत में करेंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसमें हमारे देश से कुछ वस्तुएं विदेशों को भेजी जाती हैं, विदेशों से कुछ वस्तुएं हमारे देश को मंगाई जाती हैं, जो हम अपनी वस्तु को बाहर भेजते हैं। जैसे ये है भारत, ये मान लेते हैं है अमेरिका। तो भारत से जो वस्तु अमेरिका भेजी जाएगी उसे हम कहेंगे निर्यात। क्या कहेंगे उसे हम? निर्यात। इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्सपोर्ट। और अमेरिका से जो वस्तुएं भारत में लाई जाएंगी उसे कहा जाएगा आयात। इंग्लिश में कहा जाएगा इम्पोर्ट। याद रखने के लिए आयात मतलब जो हमारे देश में बाहर से वस्तुएं आती हैं उनको हम आयात कहते हैं। अच्छा, अब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समस्त अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, इसको समझ लिया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर अलग अलग अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था या एक बड़े भाग का अध्ययन किया जाता है। पहले ही बताया गया आपको कि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के बड़े भाग या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन किया जाता है, उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांटा नहीं जाता है। ये छोटी छोटी इस तरह इकाइयाँ बांट दी, लेकिन ये जब अलग अलग एक एक इकाई का अलग अलग अध्ययन किया जाएगा तब ये कहलाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। और जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन किया जाएगा तो उसे कहा जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा अंतर व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता उत्पादक बाजार संतुलन की बात किसी एक उत्पादक किसी एक विशेष प्रकार के बाजार के संतुलन की बात की थी। पूर्ण अर्थव्यवस्था में संतुलन की बात, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में हम समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय, मुद्राशील विकास जैसे समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र में आंशिक संतुलन, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समान किया जाता है। समझ आंशिक संतुलन। आंशिक संतुलन का मतलब ये हुआ कि ये हमारा देश है, इस देश के किसी एक छोटे हिस्से किसी
एक छोटे हिस्से में संतुलन के बारे में बात की जाए तो इसे हम कहेंगे व्यष्टि संतुलन। लेकिन जब हम पूरे संपूर्ण देश में आर्थिक समस्याओं के संतुलन की बात करते हैं तो वह कहलाता है समष्टि अर्थशास्त्र। चौथा अंतर, व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि आर्थिक चरों को स्थिर मान लिया जाता है, जबकि इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि आर्थिक चरों को स्थिर मान लिया जाता है। व्यष्टि, क्योंकि जब एक का अध्ययन करेंगे तो हमें दूसरे को स्थिर मानना पड़ेगा, ये हमारी बाध्यता है, ये हमारी लिमिटेशन है, क्योंकि अगर हम स्थिर नहीं मानेंगे तो हम उसका अच्छे तरीके से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। पांचवा, जो तथ्य व्यष्टि स्तर पर तर्कपूर्ण होते हैं वह आवश्यक नहीं कि समष्टि स्तर पर भी तर्कपूर्ण हों। इसको समझने के लिए हमने दो उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण है बचत विरोधाभास। पहला है बचत विरोधाभास। बचत विरोधाभास, बचत करना अच्छी बात होती है, आप जानते हैं, सभी लोग कहते हैं कि पैसा बचाया करो, पैसा बचाओगे कल तुम्हारे काम आएगा। तो यह तो एक व्यक्ति के लिए सही है, व्यष्टि स्तर पे तो ये सही है, लेकिन समष्टि स्तर पर यह चीज़ अच्छी नहीं है। उसी को हमको समझना है। ये जो पांचवा लिखा गया है व्यष्टि स्तर पर तर्कपूर्ण है, व्यष्टि स्तर पर बचत एक वरदान है, लेकिन समष्टि स्तर पे ये वरदान नहीं बल्कि ये अभिशाप है। कैसे इसको समझते हैं, समझिएगा इसको। बचत एक व्यक्ति के लिए तो वरदान है, अर्थात व्यष्टि स्तर पर तो बचत वरदान है, लेकिन यदि सभी लोग, जैसे हम बचा रहे हैं, आप बचा रहे, सभी लोग बचाने लगे और जो भी उनको आय मिल रही है उसको खर्च नहीं कर रहे हैं बल्कि उसका अधिक से अधिक हिस्सा बचा रहे हैं, तो उससे उसका अर्थव्यवस्था के अन्य चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब सभी लोग, व्यय कम होने लगेगा। जब सभी लोग बचत ज़्यादा करेंगे तो व्यय मतलब खर्च कम करेंगे। जब खर्च कम करेंगे तो मांग क्या करेंगे, कम करेंगे। और जब मांग कम करेंगे तो समग्र मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब मांग कम होगी तो कोई भी उत्पादक पहले से ज़्यादा उत्पादन करना पसंद करेगा, कम कम, क्योंकि जब मांग ही नहीं है उसके वस्तु की तो वह अधिक उत्पादन क्यों करेगा। तो जब मांग कम होगी तो वह उत्पादन के स्तर को भी कम कर देगा, और जब उत्पादन कम करना होगा तो रोजगार को भी वो कम कर देगा। जब कम चीज़ों का उत्पादन करना है तो वह अधिक लोगों को क्यों अपनी फैक्ट्री में रखेगा, अनावश्यक उन्हें मजदूरी क्यों देगा। तो उत्पादन स्तर जब कम होगा तो उससे रोजगार भी कम हो जाएगा। जब रोजगार कम हो जाएगा तो लोगों की आय भी कम, जब काम ही नहीं रहेगा तो कमाई कहाँ से रहेगी, आय अपने आप ही कम हो जाएगी। जब आय कम होगी तो लोगों की क्रय शक्ति, वस्तुओं को खरीदने की, क्रय करने की शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण मांग और कम हो जाएगी और यह समस्या और भी जटिल हो जाएगी। इस प्रकार व्यष्टि स्तर पे बचत वरदान है, लेकिन समष्टि स्तर पे अभिशाप है। इसको एक हमने ये देखिए चार्ट बनाया है, एक चक्री है। बचत अगर हम कर रहे हैं, बचत अगर हम ज़्यादा करेंगे तो व्यय हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब व्यय कम होगा तो हम मांग क्या करेंगे, कम करेंगे। जब मांग कम करेंगे तो उत्पादनकर्ता उन वस्तुओं का उत्पादन क्या कर देगा, कम कर देगा। जब उत्पादन कम होगा तो वो कम लोगों को रोज़गार पे रखेगा, और जब कम लोगों को रोज़गार पे रखेगा तो लोगों की आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब आय कम होगी तो बचत और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यह प्रक्रिया आगे और चलेगी, जिसके कारण समस्या और भी जटिल हो जाएगी। तो व्यष्टि स्तर पे तो हमें लगा कि वरदान है, लेकिन समष्टि स्तर पे वही क्या हो गया, अभिशाप है। मजदूरी कटौती विरोधाभास। व्यष्टि स्तर पर एक फर्म मजदूरी दर में कटौती करके ज़्यादा लोगों को रोज़गार पे लगा सकती है। जैसे हमारी कोई कंपनी है, हम 100 लोगों को रोज़गार पे रखे थे, उनको 100 लोगों को रोज़गार पे रखे थे और उनको मजदूरी देते थे 200 रुपया।
अगर हम 100 रुपया ही मजदूरी कर दें, मजदूरी दर में कटौती कर दें, तो हम और ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। यह बात तो एक फर्म के लिए सही है, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हमको समझना होगा। चलिए इस चार्ट से हम लोग समझते हैं। हमने क्या कर दी, मजदूरी में कमी कर दी। मजदूरी क्या कर दी, कम कर दी। मजदूरी कम कर दी तो उनकी क्रय शक्ति, उनकी वस्तुओं की खरीदने की शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब वस्तुओं की खरीदने की शक्ति कम हो जाएगी तो वो पहले से ज़्यादा मांग करेंगे कि कम मांग करेंगे। समग्र मांग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब समग्र मांग कम होगा तो निवेश भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब निवेश कम होगा और मांग कम होगी तो वह उत्पादन करता है, जो फैक्ट्री का मालिक है वो पहले से ज़्यादा उत्पादन करेगा, कम उत्पादन करेगा, कम उत्पादन करेंगे। जब मांग ही नहीं है तो ज़्यादा क्यों उत्पादन करेगा। जब उत्पादन कम है तो वो ज़्यादा लोगों को रोज़गार पे रखेगा, कम। जब फैक्ट्री में आधा ही काम चल रहा है तो वो सभी लोगों को क्यों काम पे रखेगा, कम लोगों को काम में रखेगा। क्या बढ़ जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। और समग्र आय में क्या होगी, कमी हो जाएगी। जब समग्र आय में कमी होगी तो उनकी क्रय शक्ति और कम हो जाएगी और यह प्रक्रिया और जटिल होती जाएगी। तो आपने देखा कि व्यष्टि स्तर पे तो मजदूरी कटौती करके हम रोज़गार को बढ़ा सकते हैं, लेकिन समष्टि स्तर पर ऐसा संभव नहीं है।